क्या होती है और एपरेंट डेप्थ क्या होती है, यहाँ पे उस दोनों को यहाँ समझ लेंगे पहले। देखो, ये जैसे एक कंटेनर दिया हुआ है और इसमें एक मीडियम ऊपर है, मान लो एयर है, दूसरी मीडियम अंदर में वाटर है ना। तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि सबसे पहले मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे इसके बॉटम पे रखी हुई है और आप इसको परपेंडिकुलरली देख रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट आपको परपेंडिकुलरली जब देखोगे तो इसकी एक्चुअल पोजीशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को आप साइड से देखते हो, यहाँ से अगर आप साइड से अपनी आई को यहाँ पे प्लेस करके देखते हो, तो ऑब्जेक्ट से जो रे आएगी वो रे कुछ इस तरह की आएगी, ये इधर आएगी। और आपको पता है कि एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब रे आती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, तो ये रे कुछ इस तरह से अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, आपको यहाँ पे देगी। तो यहाँ पे आपकी आई है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको दिखेगी कहाँ पे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे दिखेगी। तो ये ऑब्जेक्ट जो बॉटम पे था, अगर आप स्लैंट वे में देखते हो, कुछ एंगल से देखते हो, परपेंडिकुलरली नहीं देखते हो, तो ये ऑब्जेक्ट आपको ऊपर की तरफ इस जगह पे ये जो आपकी लाइन है, जिस तरह से पिंक लाइन यहाँ पे शिफ्ट की हुई आपको दिखती है। इसी को बोला जाता है एपरेंट हाइट। जो इससे पहले की हाइट होती है, जैसे मैं बोलूँ ए ओ, तो ए से ओ तक जो इसकी पोजीशन है वो इसकी एक्चुअल हाइट को बताता है, ठीक है। तो अगर आप परपेंडिकुलरली ऊपर से अपने आप को यहाँ पे प्लेस करके देख रहे हो तो ये वाटर है, ये एयर मैंने दिखा दिया। परपेंडिकुलरली देखते हो तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर का साइन लगा हुआ है। और अगर आप साइड से देखते हो तो यही जो है, देखो यहाँ पे मैं साइड से देख रहा हूँ तो यहाँ पे आपको पिंक लाइन जहाँ पे दिख रही है वहाँ पे दिखेगी। तो एक्चुअल हाइट ये है, एक्चुअल हाइट जो कि मान लो ये रियल डेप्थ बोल सकते हो, रियल डेप्थ ये है ना। और एपरेंट डेप्थ अगर आप साइड से यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पे आपकी आई बना दी है, इस साइड पोजीशन पे आप देख रहे हो, तो वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, तो देखो अवे फ्रॉम नॉर्मल, जैसा मैंने बताया शुरू में। और अब जो है ये पॉइंट जो देख रहे हो ए से आई, ए से आई जो है, ये ए से आई इसकी एपरेंट डेप्थ से रिप्रेजेंट की जाएगी, इसको एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। और यहाँ पे मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, आई बन रहा है जहाँ से ये रे निकल रही है, तो यहाँ पे एंगल अगर आप आई बनाते हो तो इस येलो वाला जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, चूँकि ए से ओ और ये येलो वाली लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी, दोनों परपेंडिकुलरली इन कर रही है मीडियम में, दूसरे मीडियम में, तो वैसे केस में ये दोनों लाइन पैरेलल होगी और यहाँ पे आई एंगल बन रही है। अगर ये आई एंगल बना रहा है तो दूसरा वाला भी येलो वाली के साथ आई एंगल बनाता है, ऑल्टरनेट एंगल से ये दोनों आई एंगल यहाँ पे बनेंगे। तो और जब रे दूसरे मीडियम में निकल रही है बाहर की तरफ, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो यहाँ पे आर बनेगा। और ऑब्वियसली बात है, ये जो आर यहाँ पे बन रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों एक पैरेलल लाइन है, जैसे मैंने बताया कि येलो वाला जो डायरेक्टली इन कर रहा है 90 डिग्री बनाता हुआ, और येलो वाला ये है, और रेड वाला भी जो डायरेक्टली इन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर येलो वाले के साथ आर बन रहा है, रिफ्रैक्टेड एंगल बन रहा है, तो ये भी रिफ्रैक्टेड एंगल आर ही बनेगा इस पॉइंट पे भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है आपके लिए, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ placed at the bottom of a beaker filled with water, the ray OA and OB starting from O। यहाँ पे दो रे निकलते हुए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ये बॉटम पे जो ऑब्जेक्ट है वो एक रे निकल रही है जो परपेंडिकुलरली OA जो आंखों पे आपको इन कर रही है डायरेक्ट, और दूसरी निकल रही है OB जो कुछ एंगल से जब आप देख रहे हो साइड से, तो ये रे दूसरी रे निकल रही है। ये दो रे के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इसको देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम ओ आर रिफ्रैक्टेड अलोंग ए डी एंड बी सी। एक रे जो ओ से ए की तरफ जा रही है, ये ए से डी की तरफ चली जाती है, मतलब एयर में जब आ रही है तो डायरेक्टली परपेंडिकुलरली वो ए से डी की तरफ चली जाती है, जबकि दूसरी वाली रे जो है, जो एंगल बना रही है कुछ आई, वो बी से सी की तरफ, जिधर आपका आई है स्लैंट पोजीशन में, इधर की तरफ चली जाती है, तो बी से सी की तरफ जाती है। ये सी दिखा दिया मैंने यहाँ पे। These rays
appears to diverge from point I। ये जो B से C की तरफ जा रही है ना, ये appears to diverge from I, ये I से डाइवर्ज होती हुई आपको पता लग रहा है कि डाइवर्ज हो रही कहाँ से, I से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, I से डाइवर्ज होती हुई रे को यहाँ पे आप कंसीडर कर रहे हो। कौन सी? जो B से C की तरफ आपकी जा रही है कुछ एंगल से होती हुई। सो I इज द वर्चुअल इमेज ऑफ O। I क्या है? आपकी रियल इमेज तो है नहीं, रियल इमेज तो आपकी यहाँ पे कुछ है नहीं, तो I क्या है? वर्चुअल इमेज है। तो A से I तक की जो डिस्टेंस मानी गई है, दिस वन इज स्मॉलर देन द रियल डेप्थ AO। रियल डेप्थ आपकी AO है, उससे कम साइज की होगी आपकी कौन सी? AI। ठीक है ना, वो थोड़ी कम साइज की होगी, तो AI आपकी कम साइज की है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका नेक्स्ट में आप देखो क्या कहता है, दैट इज वाई a water tanks appears shallower or an object placed at the bottom appears to be raised। यही मेन रीज़न है कि जो ऑब्जेक्ट है ना आपकी, वो बॉटम से थोड़ा ऊपर की तरफ उठी हुई दिखती है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपसे बोला कि कॉइन को अगर आप गिलास में डालते हो, उसके बाद पानी डालते हो, तो कॉइन थोड़ा ऊपर की तरफ रेज की हुई आपको दिखती है। तो क्यों दिखती है? तो ये मेन रीज़न है, क्योंकि एक्चुअल से जो वर्चुअल वाली जो पोजीशन है वो थोड़ी सी ऊपर आ जाती है, वो छोटी होती है हाइट। एक्चुअल हाइट जो है वो तो है ही, और एक्चुअल हाइट से मिनिमम हाइट पे हो जाती है, क्योंकि सिलेंटली जब आप देखते हो तो उसकी एंगल जो है वो आपको पता लगता है कि वो एंगल आपकी इमेज जो है कहाँ से आती हुई दिख रही है, इस आई पॉइंट से, जो कि एक्चुअल हाइट से थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट की हुई होती है। इसके कारण उसकी साइज जो है थोड़ी बड़ी भी होती है और वो ऊपर की तरफ आती हुई आपको दिखती है। तो यहाँ पे अब मैं एंगल के हिसाब से देखूँ अगर, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ तो आपको पता है कि साइन आई बाय साइन आर होता है, तो साइन आई बाय साइन आर लिख दिया मैंने। ठीक है, तो वाटर, चूँकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है आपके वाटर में, वाटर से एयर के लिए, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर टू एयर के लिए साइन आई बाय आर, क्योंकि वाटर में जो एंगल बन रही है वो आई की बन रही है, और एयर में जो एंगल बन रही है वो आपकी आर की बन रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे वाटर टू एयर साइन आई बाय साइन आर मैंने ले लिया है। तो साइन आई की एंगल देखो कितनी है, यहाँ पे आई बन रही है ना, तो आई की एंगल आपको देखनी पड़ेगी, ये एंगल आई, तो AOB ये वाली एंगल बन रहेगी AOB, साइन AOB यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अपॉन साइन आर के लिए ये वाली एंगल है आर, आपकी छोटी वाली एंगल है जो कि AIB की है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ AIB, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एप्टेनियस। तो परपेंडिकुलर इसके लिए AB है, देखो ये AB परपेंडिकुलर है और एप्टेनियस OB है, तो परपेंडिकुलर AB अपॉन BO लिखो, दूसरे के लिए भी लिखो AB अपॉन BI, दिस वन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका BI अपॉन BO। ठीक है, ये आ गया, तो BI अपॉन जो BI जो है ये लगभग आपका AI के इक्वल मानना होगा। आपको क्यों मानना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ, देखो BI को AI के इक्वल मानना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो आई है, आई का जो पुपिल होता है उसकी साइज काफ़ी छोटी होती है, तो जो छोटी साइज के कारण आप इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हो कि जो पॉइंट आपका A है वही पॉइंट सेम पॉइंट B के काफ़ी क्लोज होगा, तो ऐसे केस में आप BI को AI मान सकते हो। तो जब आप उसी तरह से BO को भी AO मानना पड़ेगा कि B से O तक की जो डिस्टेंस है वो A से O तक की डिस्टेंस के इक्वल होगी। तो वैसे केस में अगर आप इसको एयर से वाटर, मतलब देखो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने, वाटर टू एयर की बात हो रही थी, अगर मैं एयर से वाटर की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर टू एयर के लिए, और ये जो आपको बताएगा ना, ये बताएगा 1 अपॉन BI अपॉन BO। देखो क्योंकि मैंने वाटर से एयर के लिए यहाँ पे क्या निकाला है, BI अपॉन BO, तो 1 अपॉन BI अपॉन BO करोगे तो ये हो जाएगा BO अपॉन BI, अगर सीधा करके लिख दिया जाए तो BO देखो क्या है, ये दिखा रहा है B से O, और ये B से I, ये वाला दो अलग अलग हैं। अब आप नेक्स्ट में देखो कि अब आप क्या करोगे, इसको लिख सकते हो AO बटे AI।
तो क्योंकि BO को यहाँ पे मैंने क्या लिखा है AO और BI को लिखा है AI। तो अब AO जो है ये तो एक्चुअल डेप्थ है, देखो यहाँ से A से O तक का रियल डेप्थ है, और A से I जो है ये एपेरेंट डेप्थ है। तो आपके पास फार्मूला आने की अब यहाँ पे काफ़ी संभावना है। यहाँ पे क्या फार्मूला होगी, देखो एयर से वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। इसको बॉक्स में डाल देता हूँ मैं, ये फार्मूला आ गया इसके लिए। क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पे एपेरेंट डेप्थ इक्वल टू हो जाएगा आपके पास रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया। और जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 9.3, इसको कैसे सॉल्व किया जाए यहाँ पे इसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन है अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। द एपरेंट डेप्थ ऑफ नीडल laying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeter. What is the refractive index of water? सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी। तो फॉर्मूला आपको पता है, रियल डेप्थ इक्वल टू क्या होता है, दिया हुआ है 12.5, एपरेंट डेप्थ भी दी हुई है 9.5 9.4 सेंटीमीटर की, और एयर से वाटर के लिए रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, ये तो फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पे 12.5 अपॉन 9.4, तो देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया 1.33। यही तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। पहला काम आपका फटाफट हो गया, जितनी जल्दी आप कर सकते हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट इसके स्टडी करते हैं। इफ वाटर इज प्लेस्ड बाय लिक्विड, वाटर को रिप्लेस कर दिया और कोई लिक्विड आपने दे दी जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है, अप टू द सेम हाइट, मतलब 12.5 सेंटीमीटर की हाइट पे ही, बाय व्हाट डिस्टेंस would the microscope have to be moved to focus on the needle again? अब कितने डिस्टेंस से आप माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करोगे, चाहे ऊपर करो या नीचे करो, जिससे कि वो निडल पे फिर से फोकस करे। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है ना। फॉर्मूला आपका क्या है, टैंक को फिल किया आपने किससे, लिक्विड से, वाटर को हटा दिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया लिक्विड के लिए, वो हो गया रियल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ, जो रियल डेप्थ है या एक्चुअल डेप्थ है, अपॉन में एपरेंट डेप्थ, ये तो फार्मूला है। तो अब आप यहाँ पे क्या लगाओगे, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दी हुई है, देखो यहाँ पे इसकी 1.63 की, तो 1.63 लिखा आपने, 1.63 इक्वल टू 12.5 अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो यहाँ से एपरेंट डेप्थ सबसे पहले आपको मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ आपका एपरेंट डेप्थ। देखिए एपरेंट डेप्थ इक्वल टू कितना हो गया, 12.5 डिवाइडेड 1.63 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 7.66 सेंटीमीटर, मतलब इसको आप 7.7 लिख सकते हो, तो 7.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शुरू में जो आप देख रहे थे क्वेश्चन के हिसाब से, देखो वो आप देख रहे थे 9.4 पे, ठीक है, तो 9.4 पे देख रहे थे, आप 7.7 पे देख रहे हो, तो उसको कितना शिफ्ट किया होगा माइक्रोस्कोप को आपने उस नीडल को फोकस करने के लिए, तो 1.7 सेंटीमीटर से आपने शिफ्ट किया होगा, मतलब डिस्टेंस थ्रू विच द माइक्रोस्कोप दैट हैज़ टू बी मूव्ड, ये आपने उसको यहाँ तक शिफ्ट किया होगा, और यही इसका आंसर होगा।